नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरोकार में। मैं हूं श्याम सुंदर। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में 53 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। उसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे महानगर हैं। इन शहरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। लोग बेहतर भविष्य की तलाश में लगातार यहाँ पहुँचते और बसते रहते हैं। जाहिर है, बढ़ती शहरी आबादी के लिए रहने के लिए घरों के साथ साथ दूसरी सुविधाओं का इंतज़ाम भी करना है। इसी तरह के एक प्रयास में सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने 7 नई कॉलोनियों को बनाने का फैसला किया। लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए एक और फैसला लिया गया, राजधानी दिल्ली में करीब 16,500 पेड़ काटने का। इस फैसले के खिलाफ शहर के लोग एकजुट हो गए। बहरहाल सरकार ने लोगों के विरोध का संज्ञान लेते हुए ये तय किया है कि इन 7 कॉलोनियों को बनाने के लिए जो योजना बनाई गई थी उसमें सुधार किया जाएगा और दिल्ली में एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह अवसर पैदा किया है कि शहरीकरण और पर्यावरण के बीच संतुलन के सवाल पर बहस हो। आज यही हमारा सरोकार है, शहरीकरण बनाम पर्यावरण। इस मसले पर बहस के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन आइए पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। बढ़ता शहरीकरण अपने साथ कई समस्याएं और चुनौतियां लेकर आता है और इसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है शहरी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी कॉलोनियों को नए सिरे से विकसित करने के लिए करीब 16,500 पेड़ों को काटे जाने का फैसला किया गया। पेड़ कटने शुरू हुए तो स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया। लोगों ने उत्तराखंड में 1970 में हुए चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों को बचाने की कोशिश की। ऐसे समय में जब दिल्ली में वायु प्रदूषण और हवा की खराब क्वालिटी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी, उस बीच इतने पेड़ काटने के फैसले पर सवाल लाजमी है। केंद्र सरकार ने लोगों के विरोध को समझते हुए ऐलान किया कि दिल्ली में एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। लेकिन इस घटना से एक बार फिर विकास बनाम पर्यावरण की बहस को बल मिला। यही कहानी देश के दूसरे महानगरों की भी है। पिछले साल बेंगलुरु में स्टील फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 800 से अधिक पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव रखा गया। लोगों के विरोध के बाद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को इस पर रोक लगानी पड़ी। लेकिन इससे पहले बेंगलुरु शहर के विकास के लिए 20,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई हुई। इसी तरह मुंबई में पिछले साल मेट्रो के विस्तार के लिए 3,000 से अधिक पेड़ों को काटने की योजना थी। लेकिन लोगों के विरोध के बाद सरकार को फैसला बदलना पड़ा। शहरी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना एक महत्वपूर्ण मसला है। इसके लिए पर्याप्त कानून भी मौजूद हैं। लेकिन ये भी सच है कि देश में मौजूदा शहरों के विकास के साथ साथ नए शहर बसाने की जरूरत है। अनुमान है कि 2050 तक देश की शहरी आबादी दोगुनी हो चुकी होगी। जाहिर है, इस आबादी के रहने के लिए घर के अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। पर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अच्छे शहरों के विकास के लिए अच्छे पर्यावरण की जरूरत है। मसलन साफ हवा, साफ पीने का पानी, नदियां, साफ ऊर्जा इत्यादि। निश्चित ही यह चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन यह संतुलन बनाना ही होगा। नेहा सिंह, राज्यसभा टीवी। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। मेरी दाईं तरफ से दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं, जो सचिव हैं शहरी विकास के। देश में शहरी विकास को लेकर शीर्ष अधिकारी हैं वो। उनके साथ ही खड़े हुए हैं फयाज खुदसर साहब, जो पर्यावरणविद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ ही खड़े हुए हैं मनु भटनागर साहब, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं नेचुरल हेरिटेज डिवीज़न के इंटेक में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं अनिल सूद साहब खड़े हुए हैं, संस्थापक हैं चेतना, गैर सरकारी संगठन है, पर्यावरण पे काम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा शंकर मिश्रा जी, आपके साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कार्यक्रम के कि शहरीकरण होना ही चाहिए,
हम और आप शहर में रहते हैं, बाकी लोग सिर्फ गाँवों में रहते रहें, उनको वो सुविधाएं ना मिलें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाल ही में जो दिल्ली में जिस तरह की घटना सामने आई, ये बात सही है और बहुत अच्छा हुआ कि जो नागरिक हैं उन्होंने विरोध किया और उसका संज्ञान लेते हुए आपकी अध्यक्षता में ही बैठक हुई और आपने ये कहा कि कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और पर्यावरण का ख्याल रखते हुए योजना को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन ये मुद्दा बार बार क्यों उठता है? ऐसा क्यों होता है कि शहरीकरण बनाम पर्यावरण का मामला बनता हुआ नजर आता है? दुनिया भर के जो आंकड़े कहते हैं कि जहाँ भी शहरीकरण हुआ है वहाँ पे आर्थिक विकास की गति तेज हुई है। हमारे देश की जनगणना की जो आकलन किया गया, जिस तेजी से अभी हमारा जो ग्रामीण और शहरी एरिया में जो हमारा लोगों की आबादी बढ़ रही है, उसको अनुमान को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसके मुताबिक और 2050 तक हमारी शहरों की आबादी 80 करोड़ होगी, यानी 50% से ज़्यादा लोग शहरों में रहने चालू हो जाएंगे जी। मतलब ये कि जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो हम कहते थे हमारा देश ग्रामीण प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, और 2050 के बाद हम कहेंगे कि हमारा देश शहरी देश है। और यहाँ पे अन्य, जबकि आज की डेट में जो कृषि का टोटल हमारी जीडीपी है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन 15% है, 85% कंट्रीब्यूशन अन्य क्षेत्रों से आता है। यानी आज की डेट में जो शहर की आबादी है, लगभग उससे कहीं ज़्यादा आबादी अगले 30 साल में होने वाली है। ये हमारे शहरों का विकास होने वाला है। शहरों का विकास, लोग एक बड़ी अपेक्षाओं के साथ, बड़ी आकांक्षाओं के साथ, बड़े सपने के साथ शहरों में जाते हैं। उनको वो सारी सुविधाएं चाहिए जिससे कि वो अपनी चीज़ों को प्राप्त कर सके। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो एक बहुत बड़ी एक चुनौती है शहरों में, चाहे लोगों को पानी देना, सीवर देना, ड्रेनेज देना, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना, उन्हें जो है आवागमन के लिए सुविधाएं देना, ये सब जो इतनी बड़ी चुनौती है उसको एक अवसर के रूप में परिवर्तित करते हुए बहुत बड़े बड़े मिशन यहाँ पे देश में चालू किए गए। सबसे पहला मिशन स्वच्छ भारत मिशन, पूरे देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को पूरी तरह साफ सुथरा करने के लिए। दूसरा मिशन हमारा हाउसिंग फॉर ऑल। जब लोग शहरों गाँव से शहर में आते हैं, आप देखते हैं कि वो छोटे छोटे घरों में, स्लम्स में, तमाम सारी जगह पे रहते हैं। तो एक इस बात की भी चुनौती माननीय प्रधानमंत्री जी ने ली कि हम लोग जब अपने देश की 75वीं आज़ादी की जयंती मनाएंगे तो हर कोई के पास एक मकान होगा, ऐसा मकान जिसमें रसोई भी होगी, रहने का जगह भी होगा, एक लिविंग एरिया भी होगा, और उसके साथ ही साथ वो हर तरीके से उसको, उस परिवार को रहने का एक अच्छा साधन होगा जी। और इसके लिए हमारे शहरी इलाके में लगभग 1 करोड़ मकान बनाने का हमने लक्ष्य लिया है, जो कि आज की डेट में हम समझते हैं कि वो आकलन किया गया जो कमी है। इसमें 51 लाख से ज़्यादा मकान हम सैंक्शन कर चुके हैं, 28 लाख से ज़्यादा मकान हम ऑलरेडी ग्राउंड कर चुके हैं, 8 लाख से ज़्यादा मकान हम बना चुके हैं और बड़ी तेज़ी के साथ हम इसको पूरा कर रहे हैं। तीसरा जो एक मिशन लिया गया, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, यानी हर कोई को रोजगार पर प्रदान करने का मौका देने के लिए, और इस मिशन के तहत भी बहुत तेज़ी से सारे शहरों में ये लागू है। मिश्रा जी, आपने डिटेल में सारी बातें बताई और अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि शहरों को एक इंक्लूसिव रूप देने की कोशिश हो रही है जिसमें हर वर्ग के लिए जगह हो, चाहे वो घर की बात हो, रोज़गार के अवसर हों, साफ हवा पानी उनको मिल पाए। ये बात तो ठीक है। जो मैंने सवाल आपसे पूछा था कि फिर पर्यावरण का सवाल, जैसे दिल्ली का ही हमने उदाहरण दिया अभी, जो हाल में जो पूरी बहस चली और आपके मंत्रालय को बाकायदा ये एक बैठक करके ये फैसला करना पड़ा कि उस पूरी योजना में सुधार करना पड़ेगा और पेड़ों को बचाना पड़ेगा। तो पर्यावरण से टकराता हुआ शहरीकरण क्यों नजर आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता दूं कि पर्यावरण के बारे में भारत सरकार ने, आपने COP21 में हमारे कमिटमेंट को देखा होगा। COP21 जो हमारा हुआ था पेरिस में, उसमें क्या कमिटमेंट देश का है और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया कि कैसे हम उसको पूरा करेंगे। देखिए, जो भी हम विकास करते हैं, विकास में पर्यावरण का पूरा ध्यान रख कर करते हैं, क्योंकि विकास वही संभव है जो कि सस्टेनेबल हो, और सस्टेनेबिलिटी तभी पॉसिबल है जबकि हम लोगों के हर तरह के इंक्लूसिव, हर लोगों का उसमें सरोकार हो, और साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट को ऐसे ध्यान रखें कि इन्वायरमेंट अल्टीमेटली
जहां हम रह रहे हैं अगर उस व्यवस्था को ही खराब कर देंगे तो आने वाले समय में हमारी जो जनरेशन है उनके लिए समस्या हो जाएगी, तो उसको ध्यान रखेंगे। जी जी, लेकिन मैंने सवाल तो इसलिए इसमें पूछा कि हाँ। देखिए जैसे दिल्ली है, दिल्ली में जब मेट्रो बनती है या सड़कें चौड़ी की जाती हैं, या मुंबई में कोई प्रोजेक्ट आता है, या बेंगलोर में जब आप मेट्रो शुरू करते हैं तो वहाँ से खबरें आती हैं कि 3000 पेड़ काटे जा रहे हैं, 800 पेड़ काटे जा रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं और उसके बाद या फिर उनको अदालत जाना पड़ता है उन मसलों को लेके। उस संदर्भ में मैंने ये सवाल आपसे पूछा। देखिए, मैं अब इसमें दो भाग में बांटूंगा आपके प्रश्न को। जी, पहला तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जी जिसको हम कहते हैं संरचना, जी, जो कि मूलभूत संरचना, जिसमें सड़क है, मेट्रो है, या पानी के लिए सुविधाएं हैं, इस प्रकार की जो मूलभूत संरचना जो कि हमारे लिए सबके लिए ज़रूरत है। और दूसरा जो आपने कहा उसको, जैसे कि ये 7 कॉलोनीज की बात आई, तो हम पहले 7 कॉलोनी से ही आपने चर्चा प्रारंभ की, मैं इसकी पहले बात कर लेता हूँ। ये 7 कॉलोनीज के बारे में इसको कहते हैं रीडेवलपमेंट। इनफैक्ट हमारे महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में बड़ी प्यारा सा एक छोटा सा बात कही है, यणे क्षणे क्षणे यन्न वामुपेति तदैव रूपम रमणीयताया। जहाँ पे क्षण क्षण में परिवर्तन होता है तभी प्रकृति में रमणीयता बनी रहती है। जी, ये मकान जिनका रीडेवलपमेंट की बात की गई है, ये मकान करीब 60 से 70 साल पुराने हैं। आज की डेट में मास्टर प्लान में जो परिवर्तन किया गया, मास्टर प्लान परिवर्तन के आधार पे आप वर्टिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी आप ऊंचे जा सकते हैं। ऊंचे जाने से कई सारे फायदे होते हैं, मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम हो जाता है। ऊंचे जाने से आपको जो जितना ओपन स्पेस मिलेगा, 70% ओपन स्पेस होगा, आपको खुलापन मिलेगा। वहाँ पे खेल का मैदान हो सकता है, पार्क हो सकता है, हरी भरी जगह हो सकती है। आपको तमाम सारी वहाँ पे जो वॉक करने के लिए, दौड़ने के लिए हर तरह की सुविधाएं आपको हो सकती हैं। वाटर बॉडीज़ हो सकती है, जो कि एक ह्यूमन नेसेसिटी है, मतलब हम लोग की एक प्रकृति के साथ रहने को, हम लोग पानी और पौधों के साथ रहने की हमें आदत है, अच्छा लगता है, तो वो सब चीज़ें हो सकती है। तो इसका वर्टिकल डेवलपमेंट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रख सकते हैं। तो एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि इस विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, तो मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन फैयाज साहब बहुत विस्तार से, जी मैं आऊँगा आपके पास फिर से। बहुत विस्तार से दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने बताया है कि सरकार किस तरह से स्मार्ट प्लानिंग कर रही है, इंटेलिजेंट प्लानिंग कर रही है, बाईपास बनाए जा रहे हैं जिससे कि प्रदूषण कम हो शहरों में, स्मार्ट सिटीज़ बनाए जा रहे हैं, इंक्लूसिव सिटीज़ बनाने की कोशिश हो रही है। उसके बावजूद ये बात आप पर्यावरणविद के नज़रिए से भी अगर मैं देखूं, जब ये खबर आती है कि 14,000 पेड़ काटे जाते हैं, निश्चित तौर पर अफसोस होता है, परेशानी होती है, गुस्सा भी आता है लोगों को। लेकिन ये भी बात सही है जो मिश्रा जी ने कहा है कि जब ऊंची इमारतें बनेंगी, कम जगह में ज़्यादा लोग रहेंगे, तो ज़्यादा जगह होगी पेड़ लगाने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है कि जो शहरी योजनाकार हैं और पर्यावरणविद हैं वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं, साथ खड़े नहीं होते हैं? एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना, सर ने जो बताया कि प्लानिंग हम कितने साल की करते हैं। दुर्भाग्य ये है, मैं बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ। डीडीए ने बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया है, बहुत सुंदर कृति है दिल्ली के लिए। उसी यमुना यूनिवर्सिटी पार्क में मैं काम करता हूँ, सर ने भी देखा है उसको। उसके बाहर जब एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कॉमनवेल्थ गेम के लिए 2010 में रोड बनाई गई, सेंट्रल वर्ज बनाया गया, पौधे लगाए गए, और 4 साल के अंदर चीज़ें बदल गई। उसके ऊपर फ्लाईओवर बना दिया गया, सारे पौधे हट गए, सेंट्रल वर्ज खत्म हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ कि हमारी प्लानिंग लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर दरख्त का एक मतलब है। हर दरख्त, मैंने तो यहाँ तक देखा कि हर चिड़ियों, हर परिंदों का एक एड्रेस है। जैसे आप सोचो, मंडी हाउस पे सीधा चले जाओ तो वहाँ पर अर्जुन के दरख्त हैं जो ये बताते हैं कि तोतों का घर है ये। आप शाहजहां रोड पे चले जाएं तो बोला इमली का दरख्त है, पुराने दरख्त हैं, बोले बारबेट का घर है ये। अगर उनका सब एड्रेस बना है, उस एड्रेस में तब्दीली जहां भी होगी, एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। मैं ये बताने की सिंपल ढंग से कोशिश कर रहा हूं, ये ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में बता रहा हूं साइंटिफिकली। लेकिन मैंने वही कहा ना कि मिश्रा जी ने जो बताया कि ये जो 7 कॉलोनीज हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं, ज़रूरत तो है मकानों की। यहाँ पर कितने सरकारी दफ्तर हैं जो किराए की बिल्डिंग्स में चल रहे हैं।
है ना। तो उसी हिसाब से सरकारी कर्मचारी अगर दिल्ली शहर में काम करेंगे, उनको बेहतर घर मिलें, इसकी भी ज़रूरत है। और अगर स्मार्ट प्लानिंग अगर हो रही है, ऊंची इमारतें बनाने का प्रयास हो रहा है, एक नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है, तो जाहिर है कि कम जगह लेंगे वो मकान, तो ज़्यादा जगह बचेगी पेड़ लगाने के लिए। लेकिन बिल्कुल आप पर्यावरण के नाम पर विकास को रोक दें और हमेशा पर्यावरणविद पिटीशन लेके तैयार रहें अदालत में जाने के लिए, क्या ये एक अच्छी स्थिति है? सर आप देख, बहुत अच्छी बात आपने कही और इन्होंने भी डिटेल में बताई। एक्चुअली तब फिर पेड़ काटने की ज़रूरत क्यों पड़ी? स्मार्ट प्लानिंग कब होगी सर? स्मार्ट प्लानिंग होगी कि प्लान दरख्तों से दूर हो जी। प्लान दरख्तों को शामिल करके हो। इंसान को शामिल करने के लिए दरख्तों को शामिल करना होगा। तो अब सर ने जो ऐसा बताया कि कमेटी ने कहा कि अब दरख्त नहीं कटेंगे, लेकिन बिल्डिंग बनेगी ना, ये प्लान पहले होना चाहिए। जी, मनु भटनागर साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। ये बात सही है और बहुत अच्छा महसूस होता है जब किसी शहर के नागरिक सड़क पर उतरते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन पर्यावरण से जुड़ी हुई, जैसे नदी की बात फयाज साहब ने की, उसी तरह से स्वच्छता की जब बात दुर्गा शंकर मिश्र जी कर रहे थे, दिल्ली और आसपास की अगर बात करें तो यहाँ का जो ज़मीन का पानी है वो पीने लायक नहीं रहा है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि जो साफ़ सफाई होनी चाहिए वो उससे वो साफ़ सफाई नहीं रही और ज़मीन का पानी प्रदूषित हो गया। तो सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही है, लेकिन एक समाज के तौर पर जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, अच्छी बात है आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन एक जो समाज की जिम्मेदारी है, जब प्रधानमंत्री झाड़ू लेके स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हैं, तो समाज का जो रिस्पांस होना चाहिए उसको आप कितना सही मानते हैं, या कितना मानते हैं कि उस तरह का हमारा रिस्पॉन्सिव समाज शायद नहीं है? जब बड़े मुद्दे आते हैं, जब कोई लाइमलाइट में कोई मुद्दा आता है, तो उस पर तो हम लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब अपनी जिम्मेदारी का सवाल आता है तो शायद पीछे हट जाते हैं। मैंने ये देखा है कि जो भारतवर्ष काफ़ी बड़ा देश है और हमारे डिफरेंट रीजन्स में रिस्पांस फ़र्क है। अगर हम आप यही सवाल साउथ इंडिया के लिए रेज़ करते तो शायद सही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आप जाएं तो आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस है। अभी हाल में एक जनाब गए थे साउथ में, जो मंदिर हैं उन्होंने देखे, इतने साफ़ सुथरे मंदिर, और वही मंदिर जब हम यहाँ पे आते हैं तो आप पैर जो है रखने की जगह नहीं है। मतलब वहाँ पे मैं अभी अलवर में गया, एक बहुत मशहूर मंदिर में, और सारे पैरों में मतलब कीचड़ जी। तो वहाँ पे मैंने देखा ये एक एटीट्यूड है जो हमारे कुछ रीजन्स में है और इधर नॉर्थ में शायद कम है। माफ़ कीजिएगा, मैं शायद कुछ लोगों को ये बात शायद ना पसंद आए, मगर ये फैक्ट है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बनेगी इंडिविजुअल लेवल पे, ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, इंडिविजुअल आदमी को भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। रोकना ज़्यादा अच्छा है, ना कि बाद में सफ़ा करना। तो ये सही है, मगर मैं आपके कुछ और आपने इश्यूज़ रेज़ किए और मैं उसी पे यही जो अभी जो बड़ा मुद्दा है उस पे आता हूँ। फैयाज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि स्मार्ट प्लानिंग यही है कि भाई आप पेड़ के आजू बाजू बनाएं, आप पेड़ को काटने की कोई ज़रूरत ना पड़े। मगर आपने ज़मीनी पानी की बात कही। आपने अभी देखा होगा बहुत बड़ी रिपोर्ट 14 जून को ही निकली है नीति आयोग की, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्राइसिस पानी की अभी चल रही है, जो और भी वर्ष होने वाली है जी। और उसमें ज़मीनी पानी 21 शहरों का उन्होंने खास तौर पे दिखाया, जिसमें दिल्ली का भी नाम लिया, गुड़गांव, ये सब हमारे बड़े जो 15 दिन पहले हमने सरोकार कार्यक्रम में इस मुद्दे पर चर्चा की कि भारत के शहरों के सामने पीने के पानी का बड़ा संकट खड़ा हुआ है। तो उसी में अगर मतलब आपकी स्मार्ट प्लानिंग में अगर वो जो आपने इलाके खोल दिए मगर उनमें आपने पेविंग वगैरह कर दी, तो पानी रिसेगा कहाँ जी? आपको बहुत से मतलब जो ये बैलेंस जो है वो आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा। मैंने ये भी देखा कि भाई हाँ, हम लोग कंपेंसेटरी प्लांटेशन करेंगे, मगर कंपेंसेटरी प्लांटेशन का बहुत ही मतलब दुखदायक कहानी है। जो रिकॉर्ड बता रहा है कि भाई पेड़ कटते हैं, कंपेंसेशन की प्लांटिंग का होना है, मगर क्यों वो कंपेंसेटरी प्लांटेशन की जगह ही नहीं है जी। हज़ारों में पेड़ कटते हैं मगर कंपेंसेटरी प्लांटेशन जो है नहीं होती, क्योंकि जगह नहीं है। उसके पैसे जो हैं कंपेंसेशन के वो ज़रूर सरकार के पास पड़े हैं, मगर वो नोट की गड्डी जो है वो आपको हवा और माहौल तो नहीं, मतलब जो मौसम है वो तो नहीं दे सकती। ठीक है, तो हम लोग जब तक, अब आज ही अखबार में आया है, आपकी मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि
10 लाख पेड़ लगेंगे। 10 लाख पेड़ अगर सही कैनोपी साइज़ के होंगे तो उसको 40 से 50 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। मैं चाहूँगा कि भाई ये बताया जाए कहाँ पे वो लगेंगे और क्या वो छोटे छोटे पौधे जो हैं वो हमारे बड़े बड़े पेड़ों के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो ये बड़े ज़रूरी सवाल हैं। जी अगर जी जब तक बिल्कुल, ये आपके बैलेंस सवालों नहीं के होगा- जवाब मिश्रा जी से लेंगे, लेकिन अनिल सूद साहब, आप ने बहुत ज़ोर शोर से दिल्ली में पेड़ काटे जाने का जब मसला आया तो उसको उठाया। आप गैर सरकारी संगठन चलाते हैं, चेतना, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। लेकिन जो सवाल मैंने शुरुआत में भी बात कही अपनी कि शहरी विकास बेहद ज़रूरी है और लगातार आबादी बढ़ेगी और 2050 तक 80 करोड़ हो सकती है भारतीय शहरी आबादी, जिसको एक अच्छा संकेत भी माना जाता है कि ज़्यादा बेहतर भविष्य लोगों का होगा, ज़्यादा अवसर पैदा होंगे। तो जाहिर है विकास करना पड़ेगा, उनके लिए घर का इंतज़ाम करना पड़ेगा, अस्पताल का इंतज़ाम करना पड़ेगा, पीने के पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और जैसा कि मिश्रा जी जब ये कह रहे हैं कि स्मार्ट प्लानिंग की जा रही है, अच्छी बात है कि अब वो आप तो अदालत तक गए, अब शायद अदालत में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि फैसला हो चुका है कि अब पेड़ नहीं काटे जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो सामाजिक सहभागिता की बात मैं स्वच्छता मिशन के बारे में कर रहा था, उसी तरह से कि सारे पर्यावरणविद और जो शहरी योजनाकार हैं वो साथ मिलकर काम करें बजाय एक दूसरे के सामने खड़े रहकर? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ के लिए। जी, मेरा सबसे पहला जो मैं इस इशू के ऊपर पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। जी, मैंने परसुएसिव मोड अपनाया। जी, तो पहले मैंने पर्यावरण मंत्री से मिला, फिर मैं दूसरे मंत्रियों से मिला कि भाई आप जरा इनको टाइम दिलवा दो मेरे को, मैं जाके एक्सप्लेन कर दूँ। जी, फिर मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फाइल करी। जी, उसके बाद जब राइट टू इन्फॉर्मेशन में जवाब नहीं आया तो फिर मेरे को लीगल नोटिस देना पड़ा। जी, वो इसलिए देना पड़ा मेरे को लीगल नोटिस कि फॉरेस्ट एरिया में जी, 3 ऑफिस बने हैं। एक है CISF का, जी, एक बना BPRD का और एक बना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पुलिस का। जी, तो मैं पहले जब तक वो RTI से मेरे पास इंफॉर्मेशन आती, जब तक मैं कोर्ट में जाता 75% वो बन चुका था। तो मेरे मन में ये डर आया कि कहीं फिर ये वही काम ना हो जाए यहाँ पे कि जब तक मैं कोर्ट में जाऊँ ये भी बन जाए, पेड़ कट जाएं और ये बिल्डिंग बन सब कुछ हो जाए, तो कोर्ट मेरे को थप्पड़ मारेगी, तुम पहले सोए थे क्या? हाँ, अब मजेदार बात, जैसे मिश्रा जी ने कहा, जैसे फयाज साहब ने कहा कि इंक्लूसिव होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव होनी चाहिए। जी, मैं सहमत हूँ इससे। सरकार कहती स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स कौन है? इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। नहीं, मेरी नजर में स्टेक होल्डर्स यहाँ के लोग हैं। नहीं, मैं वही यहाँ उसी पे आ रहा पक्षी हूँ, हैं, जानवर हैं, सब हैं। उसी पे आ रहा हूँ मैं। मैंने एयरपोर्ट नॉइस पोल्यूशन का मुद्दा उठाया था जी, लगभग 2009 में। जी, तो 2017 तक वो पहले हाई कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से NGT आया। तो चूंकि इस इशू को उठाने के लिए मेरे को काफ़ी स्टडी करनी पड़ी, काफ़ी एनालिसिस करने पड़े, तो हमने सुजेशन भी दिए। जी, अब NGT ने बोला गवर्नमेंट को कि आप सब स्टेक होल्डर्स के सुजेशन कंसिडर करिए और साथ में इनके भी करिए, बिकॉज जी, जी, हम जो सुजेशन देते हैं हम प्रॉब्लम नहीं लेके जाते, हम सोल्यूशन साथ लेके जाते हैं। जी, हमारा एक सबसे बड़ा वो है कि हम सोल्यूशन जरूर साथ देंगे। जी, 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 कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन है इसका। जी, जी, अब नॉइस लिमिट फिक्स हो गई उसमें। जी, तो मैंने RTI में पूछा जी कौन कौन से स्टेक होल्डर थे जिनसे आपने कंसल्ट किया, तो उसमें हम तो थे ही नहीं। एक एयरपोर्ट ऑपरेटर था, एक CPCB था, एक DPCC था, एक MOEF था और हमारे सुजेशन के। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आम लोग हैं उनके प्रतिनिधियों को भी स्टेक होल्डर मान के उसमें जब तक पार्टिसिपेशन उनको नहीं दिया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो आप सकता। सामाजिक सहभागिता को कुछ नहीं हो तय कर सकता। पाएंगे। जी, मैं लौटूंगा, लेकिन ये बहुत सारे जी, छोटा सा मैं मिश्रा जी को अपने साथ ले जाना चाहूंगा जहां ये प्रोजेक्ट है। जी, मेरा सजेशन ये था कि जो आपने मकान तोड़े हैं बिना पेड़ काटे हुए, जी, आप 2 स्टोरी के बजाय 4 स्टोरी चले जाओ, 8 स्टोरी चले जाओ, जी, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को। जी, पर पेड़ एक जिंदा इंसान है जो बोल नहीं सकता। जी, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन की जैसे बात हुई, यहाँ पेड़ कट गया, ठीक, ये पेड़ यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग भी करता है,
यहाँ छाया भी देता नहीं, है। इस पे तो किसी को देखिए अच्छा। दो राय नहीं है कि पेड़ बहुत जरूरी है किसी भी शहर के लिए। इसमें छोटी सी जी, एग्जांपल किसी भी देना गांव के चाहता लिए, हूं जी। मैं, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से AQI भी मॉनिटर कर रहा हूं डेली बेसिस पे, जी जी विच हैज बिकम अलार्मिंग। अब यहाँ पेड़ कट है सब, ये पेड़ वाटर लेवल भी रिचार्ज कर रहा है, जी ये पेड़ नॉइस पोल्यूशन भी कंटेन कर रहा है, जी ये पेड़ डस्ट पोल्यूशन भी कंटेन कर रहा है, जी ये पेड़ इकोलॉजिकल वो भी बनाए हुए, बैलेंस भी बनाए हुए। अब 30 किलोमीटर दूर अगर आपने पेड़ प्लांट कर दिए तो क्या यहाँ के बाशिंदे सांस लेने वहां नहीं, जाएंगे? बिल्कुल ये मसला, ये सवाल मेरे मन में भी है और जरूर पूछेंगे मिश्रा साहब से। लेकिन कुछ नौजवान साथी और कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में। जी, अपना नाम बता दीजिएगा। या मेरा नाम संदीप गर्ग है, डॉक्टर संदीप गर्ग जी। मेरा सिर्फ ये है कि स्मार्ट सिटी की इंक्लूजन की सर ने बात करी, वेरी गुड। मेरी डेफिनेशन ये है कि अगर किसी सिटी में 100 मिलीमीटर बारिश बरसती है जी। और आप 70-80% वाटर को हार्वेस्ट कर लेते हैं, वो स्मार्ट सिटी है। अगर हम सारा का सारा पानी हम नदी या नालों में बहा देते हैं, वो स्मार्ट सिटी इंक्लूजन नहीं हो सकता। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उसका इंक्लूसिव करें, स्मार्ट सिटी में उस वाटर को रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग की फैसिलिटी को इंक्लूसिवनेस बनाए। ये मेरा और आप में से कोई सवाल करना है, उधर दे दीजिए माइक। हाँ जी, मैं आता हूँ आपके पास भी। जी, मैं मोहन गर्ग। मेरा मिश्रा जी से एक सुझाव भी है और प्रश्न भी है। दिल्ली के साधन, चाहे वो जल हो या बिजली हो, सब बहुत लिमिटेड हैं। ये जो 7 कॉलोनियाँ हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ रहते हैं। क्या इनको NCR में, नोएडा में, गुड़गांव में नहीं बसाया जा सकता? दूसरी बात, मिश्रा जी का जो मंत्रालय है उसके अंदर दिल्ली नगर निगम, DDA और ये सारी अथॉरिटीज़ आती हैं। जी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी सख्ती से कहा कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन दिल्ली में नहीं होगी जी। और SIT भी बनी। लेकिन आज आप कहीं भी दिल्ली में मिश्रा जी निकलें अपनी टीम को लेकर, बुराड़ी में या किसी भी कॉलोनी में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन दिन रात चालू है। वहाँ ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, धूल मिट्टी उड़ रही है। जब तक आप अपने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार नहीं रोकेंगे, ये दिल्ली में पर्यावरण ठीक नहीं हो सकता। सुबह जब झाड़ू लगती है तो मिट्टी उड़ती है, बिल्डिंगें टूट रही हैं, उनका मलबा एक नई समस्या हो गई है। सर, मेरा नाम जतिन सिंह है और थोड़ा ऊंचा बोलिए। मेरा सवाल मिश्रा जी से ये है कि जैसे अभी पेड़ काटे जाएंगे कॉलोनीज़ वगैरह बनाने के लिए, तो जो पेड़ काटे जाएंगे वो जाहिर सी बात है लगाए भी जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगाए जाएंगे, लेकिन वो जो पेड़ है जैसे दिल्ली में काटे जा रहे हैं लेकिन लगाए कहीं और जाएंगे, तो हमें उन पेड़ की जो फ़ायदा है वो हमें कैसे मिलेगा? अगर दिल्ली में जगह होती तो वहीं पे हम कॉलोनीज बना लेते, लगाए तो कहीं और ही जाएंगे, तो उसका फ़ायदा हमें कैसे मिलेगा? जी, नीचे छोटी बच्ची हैं, इनको दे दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उन्नति गुप्ता है और मुझे ये क्वेश्चन करना है कि आज का टॉपिक है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। तो गवर्नमेंट ऐसे कौन से स्टेप लेना चाहेगी, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत डेवलप भी नहीं है और हमारी कंट्री बहुत एनवायरनमेंट जो अच्छा है वैसा भी हमारा एनवायरनमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट कौन से ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना चाहेगी, प्रेफरेंस देना चाहेगी, जिससे हमारी कंट्री डेवलप भी बनेगी, पर उससे कहीं पहले हमारा एनवायरनमेंट चेंज होगा और पोल्यूशन फ्री होगा, जी, सेफ भी रहेगा। जी, और कोई आप में से सवाल करना चाहता है? जी, दे दीजिए। हाँ सर, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे, गवर्नमेंट से, कि जितना मतलब जोर इस बात पे दिया जाता है कि शहरीकरण किया जाए, या दूसरी तरफ उसके अपोनेंट ये खड़े होते हैं कि पेड़ों को ना काटा जाए, इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सर पॉपुलेशन। उसके लिए इतना बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग कदम क्यों नहीं उठाया जाता? जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर हम लौटेंगे आप लोगों के पास। लेकिन मिश्रा जी, कई सारे सवाल आए हैं और उसमें जो 2-3 सवाल हैं जो आए दिल्ली के संदर्भ में, लेकिन किसी भी शहर के संदर्भ में उसकी बात कर सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए जैसे जल संरक्षण की उन्होंने बात की, वाटर कंजर्वेशन की उन्होंने बात की, कि अगर 70% कोई शहर जो बारिश होती है उसके पानी को बचा लेता है तो वो स्मार्ट प्लानिंग उसको आप कह सकते हैं। दूसरा, जैसा बुराड़ी कॉलोनी की उन्होंने बात की और कहा कि जो मलबा है उससे धूल भी उड़ती है और कई बार तालाबों में उसको डंप कर दिया जाता है, जिससे वाटर बॉडीज़ भी बर्बाद होती हैं। उसको रिसाइकल किया जा सकता है मलबे को कई बार। इस तरह की टेक्नोलॉजी शायद आप मौजूद है शहरों में, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही स्मार्ट शहर आप बना सकते हैं और उसको पर्यावरण बचाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या वो हो रहा है? क्या उस दिशा में सरकार की सोच है? आपने एक बात कही, पीछे से एक हमारे यंग साथी ने बात कही कि क्यों नहीं हम लोग इनको जो है यहाँ पे
दिल्ली के बाहर कहीं एनसीआर में लोगों को अगर बसा दें तो कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप लोगों को दूर ले जाएंगे, मंत्रालय तो यहाँ पे है, और आप अगर उनको ले जाएं कि ठीक है इनको नरेला, रोहिणी या कहीं दूर जो है नोएडा, फरीदाबाद में बसा दें, तो वहाँ से रोज़ आने जाने का उसमें जो पर्यावरण को नुकसान होगा, आपको बता दूं कि करीब 25% टोटल पोल्यूशन जो होता है वो रोड व्हीकल्स की वजह से होता है। बिल्कुल। तो वो न केवल पोल्यूशन होगा बल्कि कंजेशन भी होगा। सड़कों पे इतना ज़्यादा कंजेशन होगा, लोगों को कंजेशन की वजह से लोगों के फ्रस्ट्रेशन भी होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, बहुत सारे स्वास्थ्य पे भी उसका बड़ा नुकसान होता है। तो बेहतर होता है आज की डेट में जो नई जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग है कि हम जहाँ रहें वहीं पे हमारा कार्य करने का जगह हो, वहीं इंटरटेनमेंट हो, वहीं हॉस्पिटल हो, वहीं पे हमारा हर एक सारी सुविधाएं वहीं आसपास में होनी चाहिए, जिससे हमें कम से कम दूर चलना पड़े। ये लेटेस्ट आज की डेट में प्लानिंग है। और जो हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा जो हमारी जो नई जो नीति सारे राज्यों को सब जगह से की गई है कि हमारा ऐसे होना चाहिए कि लोगों को कम से कम चलना पड़े, सारी की सारी चीज़ें उनके आसपास में हो, तो इसलिए ये यहाँ पे होना ज़रूरी है। दूसरी जो आपने एक बात कही कि यहाँ पे जो कई जगह कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है, आपको मालूम होगा कि अभी हमने अखबारों में भी दिया, 3 बार इश्तहार डीडीए ने इसको दिया है, और पूरे दिल्ली को 30 जोन में बांट दिया गया है, उसको ग्रिड में बांट दिया गया है, और हर ग्रिड के लिए एक अधिकारी को इंचार्ज बना दिया गया, उनका फ़ोन नंबर भी है, ईमेल भी है। और आपको अगर कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता हुआ नज़र आता है जो कि इलीगल है, देखिए कंस्ट्रक्शन होना गलत बात नहीं है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होना गलत बात है। कंस्ट्रक्शन होना मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ, आपको परमिशन आप ले सकते हैं, परमिशन लेकर के आपकी ज़मीनें बनाइए, जो आपको वहाँ पे मास्टर प्लान अलाउ करता है उसके बाद बनाइए। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी आप उन्हें जानकारी अगर दे दें, तो अगर उस अधिकारी ने कार्य नहीं किया तो उनके खिलाफ प्रिजम्पशन होगा कि उनका करप्शन है, और उनके खिलाफ उनको शो कॉज नोटिस जारी होगी, और उसके खिलाफ उनके खिलाफ जो प्रिजन कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो 2 छोटे छोटे सवाल हैं, थोड़ा सा, क्योंकि और भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना चाहेंगे। जो सवाल यहाँ से है उसमें जो मलबे को रिसाइकल करने की टेक्नोलॉजी इसमें भी बता दूं कि या पानी के संरक्षण का जो सवाल, मैं आ रहा हूँ इन 2 मुद्दों पर अगर आप पानी के संरक्षण के बारे में आपको मालूम होगा कि 2016 मार्च में नया यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज लगाया गया, और नया यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के अंदर हर एक कंस्ट्रक्शन जिसका 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटेड है। उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही जरूरी है, जिससे कि हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। इसके साथ ही साथ आपको जो है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कि आप जो सोलर वाटर का यूज़ करेंगे, जो कि बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे वो है, वहाँ पे कैसे सोलर वाटर का कितना मिनिमम परसेंटेज करेंगे, ये भी इसमें मैंडेटरी किया गया है। आपको जो ये डेब्री जो है, जो हमारे तमाम किस्म के जो मलबे हैं, उन मलबे को यूज़ करके ऑलरेडी दिल्ली में बुराड़ी में ही एक आपका प्लांट चल रहा है, जो कि ILFS का प्लांट चल रहा है, जिसको लेके कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया जा रहा है, और उसको बड़ी संख्या में हमारे CPWD के द्वारा उनको हमने मैंडेट कर रखा है। CPWD, NBCC जहाँ भी कंस्ट्रक्शन करें उन्हें मैंडेटरी लेना, DMRC कंस्ट्रक्शन करें उनको मैंडेटरी लेना है। तो वहाँ पे हो चला शास्त्री पार्क में ऐसा बन रहा है, और भी कई हमारे प्लान बन रहे हैं कि जिसके द्वारा, और आप अगर जाकर के देखें इश्कित भाई नगर में जो हमारी जो 7 कॉलोनी बननी है, ये पूरी तरह से जीरो वेस्ट है। वहाँ से एक भी डेब्री बाहर निकलेगा, सारा सारा वही कंज्यूम किया जाएगा, सारा सॉलिड वेस्ट, सारा लिक्विड वेस्ट वहीं कंज्यूम हो जाएगा, सारा का सारा वहीं पे उसको प्रोसेस कर जाएगा। वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्रयोग होगा, पूरी तरह से ग्रीन कॉलोनी होगी। तो ये भी एक जो एक्शन, और ये मैं बता दूं केवल दिल्ली के सिलसिले में नहीं, पूरे देश के सिलसिले में इस प्रकार के एक्शन लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और आप जी संक्षेप। अभी हाल में पुराने किले की जो झील है जी, उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं NGT ऑर्डर के अंडर जी, मगर वही एजेंसी जो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करने वाली थी वही वहाँ पे काम कर रही है, और उनका क्या तरीका है कि वो पूरी लेक जो है वो US से मंगाई हुई एक फैब्रिक से लाइन कर देंगे जी। कहाँ आपका वो वाटर रिचार्ज होगा? सेक्रेटरी साहब ने अभी कहा कि इतने बायलॉज बन गए हैं, इतना रिचार्ज होगा, मगर ये आप लोग खुद कर रहे हैं, कहाँ स्मार्टनेस है? फिर क्यों ना शहरीकरण बनाम पर्यावरण क्यों ना हो? तो आप ये कह रहे हैं कि तकनीक का भी जब इस्तेमाल, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन तकनीक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। उससे ये चीज़ें पता हैं, तो ये पहले ही अगर उसमें आपकी योजना में इनबिल्ट हो तो क्यों तकरार होगा? जी, लेकिन फैज साहब आपको जो कहना वो कहिएगा, लेकिन जब आप दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते हैं और आपको कनॉट प्लेस तक पहुंचने में 1.25 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, वो स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती किसी भी शहर के लिए।
अगर ट्रैफिक जैम में आप फंसे रहें, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि रोड रेज की घटनाएं आप देखते हैं, वो अलग मसला है, लेकिन आज जो हम मुद्दा चर्चा कर रहे हैं कि आपको ये विचार करना पड़ता है कि किस तरह से इस ट्रैफिक जैम से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। आपने एयर क्वालिटी की बात की थी शुरू में, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर शहर बनाने हैं, और ये बात सही है कि उसके लिए अगर सड़क चौड़ी करनी है तो हो सकता है कि कुछ पेड़ काटने पड़ें, और लेकिन उसका विकल्प दिया जाए। आप बिल्कुल ये पूछें सरकार से कि पेड़ कहाँ लगाए जाएंगे, ये बात तो सही है, लेकिन आप सड़कें चौड़ी ना हो पर्यावरण के नाम पे, तो वो स्थिति कैसे चल सकती है? कैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट शहरों का करेंगे? मैं सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहता हूं जो शुरू में कहा कि हमारी प्लानिंग लंबी होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है, जो मैंने उदाहरण कॉमनवेल्थ गेम का दिया, वो आपने कहा, लेकिन एक आप लंबा सवाल ये मैं है बता रहा हूं सर कि आप अगर 4 साल में सर जस्ट 4 साल में आप प्लान बदल के आप अपने लगाए हुए पेड़ को ही खत्म कर रहे हो, तो प्लानिंग क्या है? एक दूसरी बात सर मैं बताना चाह रहा हूं कि कोई भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं आपको 2 बहुत सख्त, जो आप लोग भी जानते हैं। तिलक ब्रिज पे बारिश में हमारी कार डूब जाती है, मिंटू ब्रिज पे हमारी कार डूब जाती है। किसने उस फ्लाईओवर को बनाने के लिए मना किया? किसी ने नहीं किया, वो तो बन गई। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम वहाँ आई जो बनाने वाले लोग थे, उन्होंने नेचुरल ड्रेनेज को बंद कर दिया, उसको नदी तक जाने नहीं दिया, तो जाम हो रहा है जी, पानी भर रहा है जी। तो ये नजरिया होना, हो सकता है थोड़ा एक्सपेंसिव हो, मेट्रो बन गया, सब लोग प्यार करते हैं, मैं भी प्यार करता हूँ, उसी से चलता हूँ, लेकिन जब पिलर पाइलिंग हो रही है फ्लड प्लेन में, तो हमें देखना है कि सबसॉइल और डीप एक्वीफर पंचर कर रहे हैं क्या, उसमें थोड़ा पैसा हो सकता है ज़्यादा खर्च हो। तो अगर इन सब ख्यालों को करें, एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी पानी की बात हुई, क्राइसिस की बात हुई, यमुना 52 किलोमीटर चलती है पल्ला से ओखला तक, और 22 किलोमीटर में बहुत बड़ा फ्लड प्लेन है, कहीं कहीं पे 5 किलोमीटर वाइड है। वहाँ पर हमने प्लान भी दिया है, और कुछ करके सर ने भी देखा है जाके, हमने जो काम करके बताया है कि उसको ऑफशोर रिजर्वायर की ज़रूरत है। नदी से दूर ऐसे रिजर्वायर बनाओ जो फ्लड के वक्त पानी जमा कर सके, तो वो सिर्फ हमें ज़िंदगी नहीं देगी, वो नदी को भी ज़िंदगी देगी, और वाटर क्राइसिस कम होगा। तो इस प्लान को हम अगर ऑल अलोंग द रिवर, वेटलैंड, वुडलैंड और ग्रासलैंड के माध्यम से तय करते हैं, तब ये बेहतर होगा। एक और लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली में जब प्लांटेशन स्कीम को हम देखते हैं, तो एक ही पजामा सारे भाई के लिए हम पहनाते हैं, एक ट्राउजर है, सब भाई पहनना है। आप पार्क का प्लांटेशन अलग होता है, सेंट्रल वर्क पे प्लांटेशन अलग होता है, ग्रीन बेल्ट अलग होता है, वुडलैंड डेवलपमेंट अलग होता है। आपके पास इतने एक्सपर्ट हैं, सर भी जानते हैं, सबको मिलके बैठिए, उसको तय कीजिए और प्लांटेशन कीजिए। यहाँ पे नेटिव वेजिटेशन को लाना ज़रूरी है। जब रोड पे गाड़ी चलती है, धूल उड़ती है, फिर वो नीचे चली आती है, फिर गाड़ी चलती है, फिर धूल उड़ती है, और फिर PM 2.5 और 10 की हम दुहाई देते हैं। अगर आपके पास ग्रीन बेल्ट है जिसमें 3 स्टोरी फॉरेस्ट, टॉप कैनोपी, मिडिल स्टोरी एंड अंडर स्टोरी, ज़रा सोचें, धूल तो उड़ेगी, टॉप कैनोपी पे कुछ जमा होगी, कुछ मिडिल स्टोरी पे जमा होगी, कुछ ग्राउंड वेजिटेशन पे, तो जमीन पे नहीं आएगी। तो वो प्लान हम क्यों नहीं बना और हवा थोड़ा सा ज्यादा साफ बेहतर होगी। तो इन सब सारी चीजों को एक साथ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में? जी, हर सिटी की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है जी, यू कैनॉट ग्रो बियॉन्ड पर्टिकुलर साइज, राइट। दिल्ली की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 2006 में कोलैप्स कर गया था जी। अभी तक उसका ड्रेनेज का मास्टर प्लान नहीं बना है, ड्राइंग बोर्ड पे ही है, या फिर किसी के IIT के पास पड़ा हुआ है। अच्छा, एक छोटा सा पानी हमारा आज भी 925 MGD है जी, और दिल्ली की 1984 से लेके आज तक जितनी भी कंस्ट्रक्शन DDA ने करी है, सारी ग्राउंड वाटर बेस्ड है। अच्छा, अब एक मजेदार बात जो अभी तक सामने नहीं आई है, नारोजी नगर में जो रेजिडेंशियल कॉलोनी थी पहले जी, उसको कमर्शियल कर दिया गया है जी, उसमें लैंड यूज चेंज होना है। जब आप ये 7 कॉलोनीज बना रहे हैं चारों तरफ, तो क्या आपने पॉपुलेशन डेंसिटी इंडेक्स देखा? इतना कंस्ट्रक्शन के लिए पानी चाहिए, वो कहां से आएगा जी? लीगल सोर्स आपके पास दिल्ली में कोई नहीं है जी। तो दूरगामी योजना की जो बात फयाज साहब कर रहे हैं, वही आप भी उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ दर्शक हैं जो सोशल मीडिया के जरिए अपने कुछ सवाल या अपनी बात रखना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले ईमेल पर हमें विकास अवस्थी का सवाल मिला है। उन्होंने कहा है कि लोग नौकरी और बेहतर अवसर की तलाश में शहरों में आते हैं। जाहिर है शहरों की आबादी लगातार बढ़ेगी, तो शहरी विकास और पर्यावरण का संतुलन कैसे बने?
तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मिश्रा जी, लेकिन एक और जो सवाल है, जब हम शहर और शहरीकरण बनाम पर्यावरण की जब बात कर रहे हैं, तो हमने मलबे के रिसाइकल करने की बात कही, वाटर कंजर्वेशन की बात कही, कानूनों की बात हुई, बाई लॉज की बात हुई। ये डिसेंट्रलाइजेशन एक अच्छी चीज़ होता है, लेकिन मल्टीपल एजेंसीज़ की वजह से भी कई बार ऐसा लगता है कि जो दूरगामी योजनाओं की जो बात हो रही है, जब शहरीकरण की बात हो रही है या विकास की बात हो रही है, तो उससे कन्फ्यूज़न भी कई बार क्रिएट होता है, और कई चीज़ें जो आप योजनाएं बनाते हैं उसमें डिले भी होता है, और जवाबदेही तय करने में भी शायद मुश्किल होती है जहाँ तक शहरी विकास और पर्यावरण का जब मामला आता है। तो उसको क्यों ना कुछ सिंगल विंडो जैसी कोई कोशिश की जाए कि जिससे जब शहरी योजना बने उसमें सारे स्टेक होल्डर्स आ जाएं और सबकी बात भी शामिल हो जाए। नहीं, बिल्कुल, ये देखिए यही व्यवस्था है जी। अभी हाल में आपने देखा होगा कि जो दिल्ली के मास्टर प्लान में कुछ एक परिवर्तन किए गए हैं, जो तमाम सारे जगह पे सीलिंग प्रारंभ कर दी गई थी, जिससे कि बड़ी संख्या में यहाँ से जो लोग रोजगार में लगे हुए थे वो बेचारों को उनको अपने गांव भागना पड़ा, क्योंकि उनको रोजगारी खत्म हो रही थी, उनकी जगह जगह बंद हो जा रही थी जी। तो इस समस्या को निदान करने के लिए काफ़ी स्टडी किया गया, और स्टडी करके देखा गया कि आज जो दिल्ली जिस हालत में, देखिए दिल्ली की हालत ये है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग दिल्ली आते हैं जी। दिल्ली की आबादी मुश्किल से 7 लाख के आसपास थी, मुझे ख्याल है 10 लाख से कम थी जब हम आज़ाद हुए थे उसके पहले जी। करीब 10-1 लाख लोग जब आज़ाद हुए थे उस समय लोग जो ट्रांसफ़र होकर के आए थे 20-1 लाख थे, और आज की डेट में इसकी आबादी अगर देखें तो 2 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। मतलब ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई है इतने सालों के भीतर, 70-75 सालों के भीतर। इतना तेज़ कोई शहर का तेज़ विकास नहीं होता, आबादी नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोग दिल्ली आना चाहते हैं, देश की राजधानी है। मैंने आपको बताया कि रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पहले बार, अभी तक मेट्रो व्यवस्था थी हिंदुस्तान में 10 शहरों में व्यवस्था है, करीब हम 500 किलोमीटर तक पहुंच चुके मेट्रो में, लेकिन रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट नहीं था। अब पहले बार दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अलवर, दिल्ली से पानीपत के जो होगी, आप बड़ी तेज़ी से 200 किलोमीटर रफ्तार से और शॉर्ट डिस्टेंसेज में जितने छोटे छोटे शहर होंगे वो शहर वहाँ पे ग्रो करेंगे, जिससे दिल्ली के वो फीडर हो जाएंगे, वहाँ लोग रहेंगे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम होगी, और वहाँ से दिल्ली आएंगे, काम करेंगे, वापस चले जाएंगे। तो ये हमारा एक सोल्यूशन है। तो ऐसे आसपास के शहर जो बढ़े, जहाँ पे इंडस्ट्रियल लोग रोजगार के तौर पे आएँ, और साथ साथ राजधानी से जो नज़दीक रहना चाहते हैं बहुत सारे कार्य के लिए, वो भी हो, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। बाकी पर्यावरण को लेकर के हमें चलना, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई भी आई मीन नो क्वेश्चन आस्क्ड, दिस इज, अगर अनलेस वी आर विद द एनवायरनमेंट जी, आवर सर्वाइवल इज सेल्फ इज इन क्वेश्चन। जी बिल्कुल ठीक बात है। अपने और आप में क्वेश्चन है। जी, एक और फेसबुक पर हमें सवाल मिला है चंपारण से, हृदेश यादव का ये सवाल है। उन्होंने कहा है कि शहरों में पर्यावरण के लिहाज से स्वच्छता भी एक मुद्दा है, साथ ही बढ़ता शोर और गिरता जल स्तर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। शहरी योजना में इसका कितना ख्याल रखा जाता है? मिश्रा जी, थोड़ा संक्षेप में इस पे अगर आप मैंने कहा कि इसमें स्वच्छता के बारे में देखिए, स्वच्छ आपका जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत बड़े स्तर पे जो कार्य हो रहा है जी, और ये कार्य सरकार का कार्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने 1916 में कहा था कि आज़ादी से बड़ी देश की स्वच्छता है। लेकिन मात्र गांधी जी की वजह से नहीं, मात्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से नहीं, वो उन्होंने एक बार 2 अक्टूबर तो ये कहा कि अगर 100 मोदी जी भी अगर साथ साथ काम करेंगे तो नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये जन आंदोलन न बन जाए। जी, स्वच्छता तब होती है जबकि सारे नागरिक, शहर आखिर बनता क्यों है? शहर दिल्ली नहीं है, दिल्ली वासियों की वजह से दिल्ली है। तो जब तक यहाँ के नागरिकों में स्वच्छता की बात नहीं आएगी तब तक ये शहर स्वच्छ नहीं हो पाएगा। बाकी पर्यावरण के बारे में क्या क्या जरूरत है? वाटर कंजर्वेशन बहुत आवश्यक है। जब तक आप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी, आप देखें कि एलईडी लाइट के ऊपर पूरे हिंदुस्तान भर में जी, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, एनर्जी एफिशिएंट पंप्स के लिए, एनर्जी एफिशिएंट बाकी गैजेट्स के लिए, जब तक आप एनर्जी को कंजर्व नहीं करेंगे, आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो सब आपको जो है पर्यावरण को संतुलन नहीं रख सकते। जी, फिर आप कैसे जो है
अपनी अधिक से अधिक ग्रीन स्पेस को कैसे बढ़ाएंगे। और मिश्रा जी, एक और उनके सवाल का हिस्सा था कि जो नॉइज पॉल्यूशन है, जो शोर है, बढ़ता शोर है शहरों में, वो इतना ज़्यादा है, उसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन लोगों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, लोगों की बर्दाश्त करने की शक्ति कम हो जाती है, लोग जल्दी इरिटेट होते हैं। क्या जब हम लोग शहरों की प्लानिंग करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं इंसानियत के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। बिल्कुल, इसके लिए देखिए जो हमारे 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाए गए हैं जी, या बन रहे हैं, बनाए नहीं, कभी बन रहे हैं जो 100 स्मार्ट सिटी, पहले बार हिंदुस्तान में एक नई किस्म की पैराडाइम आई। वो पैराडाइम थी कि चैलेंज के माध्यम से आपकी अधिकार नहीं, अभी तक सोचते थे कि कोई स्कीम सरकार बनाती है, हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। तो एक चुनौती दी गई कि जो शहर चाहे अपना प्लान बना के लाए और प्लान बना करके चैलेंज में पार्टिसिपेट करे, तब हम उसको इसमें सम्मिलित करेंगे। लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इस पूरे के पूरे अभियान में सम्मिलित हुआ, अपना अपना राय दिया और उसके आधार पे हमारे 100 शहर चुने गए। अब उनके आधार पे जो शहरों का जो इंक्लूसिव एंड मिक्स डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट में जितने भी हमारे पोल्यूशन है, सारे के सारे पोल्यूशन को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जब आपके शहर में आपकी जो सड़कों पे आपको अधिक से अधिक गाड़ी चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग पैदल बने, वॉकेबिलिटी, जैसे दिल्ली शहर में वॉकेबिलिटी बिल्कुल है नहीं जी, साइकिलों के लिए साइकिलेबिलिटी नहीं, अब धीरे धीरे बन रही है। अब आप देखें एनडीएमसी स्मार्ट सिटी है, वहाँ धीरे धीरे वॉकेबिलिटी और साइकिलेबिलिटी भी बढ़ रही है और भी हिस्सों में बढ़ रही है। और पूरे देश में बता दूं, आज की डेट में 3 लाख से ज़्यादा शेयर्ड साइकिल चल रही है हमारी स्मार्ट सिटीज़ में जी। तो ये जो नई नई चीज़ें आएंगी, वहाँ पे हर चीज़ के लिए लोग अपना स्कूटर लेकर के चलना पड़ा, पोल्यूशन भी कर रहे हैं, कंजेशन भी कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, तो कैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, कैसे कल कारखाने, जो बड़े बड़े कल कारखाने जिनसे पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन भी होता है, उनको आप शहर से बाहर करेंगे, शहर से जितना दूर करेंगे। तो ये सब तमाम चीज़ें जो स्मार्ट सिटी, जो हमारे लेसन्स हैं, जो हम नई चीज़ें सीख रहे हैं, और ये आने वाले जो हमारा शहरीकरण होने वाला है, उस शहरीकरण के लिए यही हमारा स्तंभ होगा। जी, कई बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं और दूरगामी नीतियों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, फयाज साहब बात कर रहे थे, उन पे भी काम हो रहा है। मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन एक और सवाल ले लेते हैं। तनिषा देव हैं, गुवाहाटी से पूछती हैं, शहरों और खुद को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना ही होगा, इसके लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। एक और छोटा संक्षेप में आप इसका जवाब दे दें। मैंने जैसे कहा कि मल्टीपल एजेंसीज होती हैं, ये तय नहीं हो पाता है कि इसके लिए डीडीए जिम्मेदार है, इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है, मंत्रालय जिम्मेदार है, और लोग अदालत के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते हैं। कई बार आपकी अपनी परियोजनाएं लटक जाती हैं। मेरा तो मानना है कि सारे के सारे जिम्मेदार हैं जी, क्योंकि हम सब लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं जी, नागरिक अपने आप में जिम्मेदार है, उसको अपना ध्यान रखना है जी। जितनी भी सरकारी संस्थाएं, उन संस्थाओं को जो जिम्मेदारी दी गई है कानून के माध्यम से, क्योंकि ये देश कानून के द्वारा चलता है, तो कानून के माध्यम से जो उनको जिम्मेदारी दी, उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा करें। तो हम इन पर्यावरण के बारे में जो देश की हमारे समाज की भी जो प्रबुद्ध लोग हैं, जैसे कि कल जब ये बैठक की गई तो एक महत्वपूर्ण जो 2-3 निर्णय लिए गए। पहले निर्णय लिया गया कि जो हम लोग रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, इसमें हम लोग कोई पेड़ नहीं काटेंगे जी, लेकिन जैसा आपने ही कहा कि जो अगर आप फिर भी डेवलपमेंट करेंगे तो कुछ एक जगह तो पेड़ काटने पड़ेंगे। तो जब पेड़ काटने पड़ेंगे तो हम लोग उसको रीलोकेशन या रीप्लांटेशन करेंगे जी। जब रीलोकेशन और रीप्लांटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम नागरिकों से पूछेंगे जी। नागरिकों से पूछेंगे, बताइए हम साउथ दिल्ली का जो प्लांट है, साउथ दिल्ली के प्लांट को, ऐसे तो पहले हम 14,000 प्लांट काट के 15,000 प्लांट वहाँ लगाने वाले थे, लेकिन अब इस प्लांट को भी कहीं दूर नहीं ले जाएंगे, उसी आसपास में हम कहाँ लगा दें, आप जगह बताएं, हम वहाँ पे उसको प्लांट लगा देंगे। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, परसों एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एनबीसीसी ने किया, हिंदुस्तान में तमाम सारी जगह रिप्लांटेशन के काम हो रहे हैं, हम उसको करेंगे, उसमें काफ़ी अच्छा सक्सेस है। और साथ ही साथ जो हमारे जैसे दिल्ली सरकार की ने रिकमेंड किया और उसको माननीय उपराज्यपाल महोदय ने उसको स्वीकृति दी, आगे के लिए उपराज्यपाल महोदय से ये संस्तुति की गई, ये मंत्रालय ने ये निवेदन किया कि उपराज्यपाल महोदय अपने पास एक जो हमारे नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे फयाज साहब टाइप के जिस प्रकार के जो पर्यावरणविद एक्सपर्ट हैं, उन लोगों की एक छोटी सी कमेटी बना ले और उस कमेटी की भी राय ले, क्योंकि ऐसा नहीं कि रीडेवलपमेंट पहले बार ही सरकारी कॉलोनी में हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने एक पॉलिसी
TOD ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की पॉलिसी पूरे राष्ट्र भर में, पूरे देश के सारे राज्यों में इंक्लूडिंग दिल्ली में सब जगह को भेजा हुआ है। और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे मेट्रो से या रेल से जैसे आप तेजी से निकल सकते हैं, उसके आसपास वर्टिकल डेवलपमेंट आप करें, मिक्स डेवलपमेंट करें, सारे के सारे, जिससे कि आपकी जितनी आवश्यकता है वहीं पे आपका घर हो, वहीं पे आपका ऑफिस हो, वहीं आपका एंटरटेनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, सारी सुविधाएं हो। ये मिक्स डेवलपमेंट होता है। और आपको अगर फिर भी अगर कनॉट प्लेस आना है, आप मेट्रो पकड़िए, कनॉट प्लेस आप चले आइए। तो ये जो TOD ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की पॉलिसी है, दिल्ली की अभी इसके रेगुलेशंस बन रहे हैं, जब बनेंगे तो पूरे दिल्ली में रीडेवलपमेंट होगा जी। मैंने दिल्ली को अगर बचाना है तो दिल्ली में, क्योंकि लोग तो आते रहेंगे, उन्हें बसाना पड़ेगा, उन्हें आप भगा नहीं सकते। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में ये लोग फला लोग, ये चाइना में संभव हो सकता है, हमारे देश में संभव नहीं हो सकता कि लोगों को कहेंगे दिल्ली आप नहीं आइए। जैसे मिश्रा जी कह रहे हैं कि दिल्ली में लोग आते रहेंगे, ये अपने आप में एडमिशन है कि हम अपने NCR और गांवों को सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना पा रहे। अनिल साहब, मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर आप अपनी बात भी कहिएगा। जैसे कि शुरू में भी मैंने कहा कि मैं दिल्ली में आके बस गया और मैं कहूं कि अब दिल्ली में भीड़ हो गई, आप मत आइए, ये तो हो नहीं सकता है। ना कानूनी तौर पर हो सकता है, ना इंसानियत के नाते मैं ये कह सकता हूं। पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि सरकार जब सोचती है, उसको रोजगार के अवसर भी पैदा करने हैं, उसको लोगों को अस्पताल भी देना है, उसको दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी है, तो जाहिर है कि उनको एक जो जिसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं उसकी तरफ देखना है। और शहरों में भी जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं शुरू से, कि जो मिक्स डेवलपमेंट की वो दुर्गा शंकर मिश्रा जी जो बार बार बात कर रहे हैं, और उन्होंने उदाहरण दिए कि अब आप कुंडली मानेसर पलवल कॉरिडोर बना रहे हैं कि जिससे कि ट्रक बाहर से निकल जाए, पॉल्यूशन कम हो, आप मेट्रो बनाते हैं, तो ये सारे विकास हैं। और अब मेट्रो बनाने के लिए या उस कॉरिडोर को बनाने के लिए हो सकता है कि कुछ पेड़ काटने पड़े, रीप्लांटेशन होना चाहिए, लेकिन जी जो मिश्रा जी बात कह रहे हैं जी, फॉर्चुनेटली ये दिल्ली के मास्टर प्लान 1962 में भी है जी। ये 1962 के मास्टर प्लान में है कि जो भी आप एरिया डेवलप करेंगे वहाँ एजुकेशन होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए। 62 के प्लान में था और अभी तक नहीं हुआ, तो 2018 में जब हम बात कर रहे हैं। एक मिनट श्याम सुंदर जी, जब पहले ये था, हम ये नहीं अपने आप को ये कह के माफी नहीं दे सकते कि हमने नहीं किया तो हम अपने आप को माफ कर दें। हम गुनाहगार हैं इसके। जी बिल्कुल। माइग्रेशन क्यों हो रहा है सिटीज में? क्योंकि हमने गांव को सेल्फ सस्टेनिंग नहीं बनाया है। हम गांव के लड़के को रोजगार उसकी जगह पे नहीं दे पा रहे हैं। हम खेती को उसके कमाई का साधन नहीं बना पा रहे हैं। पहले जब आप सुनते थे लाल डोरा, ये बड़े सवाल हैं, लेकिन बड़े शहरीकरण की बात करते हैं, शहरीकरण का नतीजा ये है। नहीं, लेकिन मैं और आप खेती छोड़ के नौकरी करने के लिए शहर आ गए और उनको कहें कि आप उनकी आमदनी बढ़ा दें और वो गांव में, ये चॉइस का मामला होना चाहिए। ये चॉइस का मामला होना चाहिए कि मैं अगर किसान का बेटा हूं और मैं मुंबई जाके पढ़ना चाहता हूं सिचुएशन है, या मैं प्रेसिडेंसी में कलकत्ता में जाके पढ़ना चाहता हूं, मेरे चॉइस का मामला होना चाहिए। वो एक अलग सिचुएशन है, वो एक अलग सिचुएशन है कि जहां आपकी चॉइस है, आपका कैलिबर है, आपकी ऑप्शन है। दैट इज अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। मैं मार्जिनल लोगों की बात कर रहा हूं। मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पैडी ड्रायर 1974 में लगने थे पंजाब के हर तहसील में। पहला ड्रायर जो लगा है 2004 में लगा है। उससे क्या हुआ? जितनी पैडी थी सब सड़ गई लोगों की। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है, अब जैसे कहते हैं, मैं आपके सवाल को लेकर दुर्गा शंकर मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं। इनकी एक छोटी सी कुछ बातों से मेरी आपत्ति हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, लेकिन इस बात से तो आप सहमत होंगे कि महानगरों में तकनीक का इस्तेमाल हो, स्मार्ट सिटीज़ बनाए जाएं, फ्यूचर सिटीज़, जैसा गुजरात में ढोलेरा की बात होती है या नया रायपुर की बात हो रही है, ये सब बनाएं आप। लेकिन जो छोटे शहर हैं, जैसे आपने बनारस की बात की, इलाहाबाद की बात, कानपुर, आगरा, सहारनपुर, इन शहरों में भी अवसर पैदा हों और यहाँ भी इंटेलिजेंट प्लानिंग हो। या मैं आपको जैसे साउथ का उन्होंने शुरू में उदाहरण दिया था,
बहुत पहले की घटना है कि अगर आप साउथ के किसी छोटे तहसील में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक साइबर कैफ़े मिल जाएगा जहाँ अच्छे से नेटवर्क काम करता है, सब कुछ काम करता है, तो वहाँ के लोगों को शायद चेन्नई या हैदराबाद या दूसरी जगहों पे ना जाना पड़े। तो जो हमारे उत्तर भारत के शहर ख़ास तौर पे हैं, मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए कि अगर छोटे शहरों को डेवलप किया जाए तो आपको नहीं लगता है कि बड़े शहरों पर दबाव कम होगा और पर्यावरण को भी उतना नुकसान शायद नहीं होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा। इनफैक्ट सूद साहब की बात को मैं वहाँ से आगे बढ़ाऊंगा और आपको भी जोड़ते हुए, देखिए एक नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड NCRPB बना हुआ है, 1988 में बनाया गया। इसका पर्पज़ ये था कि दिल्ली के आसपास के इलाके को, आज की डेट में इसमें काफ़ी बड़ा इलाका जो कि दिल्ली का, हरियाणा का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का इलाका इसमें है, और उसकी पूरी प्लानिंग इस तरह से की जाती है कि हम जो दिल्ली के ऊपर भार कम पड़े बल्कि वहाँ पे लोग बसे। और उसका नतीजा देखिए कि आज जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, ये तमाम सारे मेरठ से लेकर के तमाम सारे शहरों को जो विकास के लिए जो अवसर वहाँ के जो प्लान बना करके कार्य कर रहे हैं, इसका नतीजा हो रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे ट्रांसपोर्ट को, एक शहर से दूसरे शहर को कैसे ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेट करें, कैसे आप वाटर को इंटीग्रेट करेंगे, कैसे आप ड्रेनेज सिस्टम इंटीग्रेट, ये सारी की सारी प्लानिंग होती है। और इसके बारे में तमाम सारे हमारे माननीय मंत्री जी हैं, वो इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, जो स्मार्ट सिटी के तौर पे जो देश भर के जो तमाम सारे शहर में जो नई चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, वो हमारे अनुभव हैं। हम नई चीज़ें सीख रहे हैं, और हम किससे सीख रहे हैं? अपने नागरिकों से सीख रहे हैं जी। हमारे नागरिकों से मन इतने बड़े स्तर पे उनसे संपर्क करके उनसे लेकर के हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो ये नए नए हम जो चीज़ों को बना रहे हैं, वो आने वाले समय में देश की हमारा आने वाला शहर कैसे होगा, कैसे विकसित किया जाएगा, कैसे हम पर्यावरण से संतुलन रखेंगे, कैसे हर एक लोगों को, जो आपने कहा ना कि क्यों लोग गांव से नहीं आए, मैं खुद गांव में पैदा हुआ हूं। अगर मैं गांव में रह जाता, आज मैंने यूनियन गवर्नमेंट का सेक्रेटरी हूं, अगर गांव में रह जाता तो मैं वहीं पे पढ़ा रह जाता। मैंने पहले ही पढ़ाई पेड़ के नीचे जो है गांव के प्राइमरी स्कूल में की, लेकिन आगे मौका मिला, मैं शहर में गया, IIT में गया, IIT में जाके पढ़ा, उसके बाद विदेश में जाकर के पढ़ा मैंने, और भारतीय प्रशासनिक सेवा में आजकल मैं देश को जो मैं दे सकता हूँ, शायद मैं वहाँ रहता तो वो नहीं दे सकता था। तो ये हमारे देश को जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, जो 125 करोड़ के देशवासी हैं, अगर हर देशवासी अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक देश को देगा तो हमारे देश का आर्थिक विकास कहां से कहां तक होगा जी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और इसके लिए दुनिया भर का ये एक्सपीरियंस है, ये केवल हमारे देश का नहीं, दुनिया का एक्सपीरियंस है। आज की डेट में हमारा GDP का कंट्रीब्यूशन शहरी क्षेत्र से करीब 65% है। ये अपेक्षा की जा रही है कि हम जब 2050 तक पहुंचेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन 75 से 80% तक पहुंच जाएगा। तो शहरीकरण से हमारी आर्थिक विकास बहुत तेजी से होता है, और देश हमारा तभी, जो हमारा नए भारत का सपना एक देश के माननीय प्रधानमंत्री देखते हैं कि 2022 में हम एक नया भारत 2022 होगा, वो सपने को साकार करने के लिए शहरीकरण बहुत जरूरी है। जी दुर्गा शंकर मिश्रा जी, क्योंकि समय की सीमा है, तो आखिर में हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जाहिर है हमारे सामने शहरीकरण के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और 2050 तक करीब 80 करोड़ की आबादी भारत के शहरों में रह रही होगी। निश्चित तौर पर अगर अभी के मौजूदा शहरों के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, मौजूद हैं, और उनके समाधान तलाशने की भी एक चुनौती है, तो जाहिर है कि जब इतनी बड़ी आबादी शहरों की तरफ बढ़ रही होगी तो एक दूरगामी योजना की ज़रूरत है। उस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं, नीतियां बनाई जा रही हैं, और जैसा कि मिश्रा साहब ने कहा हमारे कार्यक्रम में कि कई प्रयोग जो हुए हैं, और नागरिकों से भी सरकार सीखने की कोशिश कर रही है, इसी उम्मीद के साथ कि जब 2050 में 80% से ज़्यादा भारतीय शहरों में रह रहे होंगे तो वो शहर साफ हवा वाले होंगे, वहाँ पर साफ पीने का पानी मौजूद होगा, और जो दूसरी शहर की सुविधाएं होती हैं वो सभी आबादी को उपलब्ध होंगी। एक बेहतर और साफ पर्यावरण के साथ आपसे विदा लेते हैं। सरोकार में आज इतना ही।